नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अमिताभ बच्चन जी का जो बर्थ चार्ट एनालिसिस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको मैं जो सीरीज़ बना रहा हूँ फेमस पर्सनैलिटीज़ की, उस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूँगा, तो वहाँ जाके भी आप दूसरे जो वीडियोज़ हैं, उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 11, 1942, 4 बजे, इलाहाबाद, यूपी में। कुछ जो दूसरे ऐप्स हैं वो इनका बर्थ टाइम 3:30 पीएम बताते हैं, लेकिन 4 पीएम वाला ज़्यादा सूट करता है। हो सकता है 3:50 हो, या अगर आपको ज़्यादा पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन जो मेजर वेबसाइट्स हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उनमें यही टाइम डिटेल्स दी हुई हैं जो मैंने यूज़ की हैं। दोस्तों, कोई भी बर्थ चार्ट जब देखना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं लगन के जो मालिक हैं उनकी क्या स्थिति है। तो अमिताभ बच्चन जी के लगन के मालिक बन जाते हैं शनिदेव, यानी कि सैटर्न। और सैटर्न जो है ये रेट्रोग्रेड यानी वक्री होके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, और ये हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र जो होता है दोस्तों, ये होता है चंद्रदेव का, और चंद्रदेव का ये सबसे प्रिय नक्षत्र माना जाता है। अब अगर आपको पता होगा या आप ये जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो रोहिणी नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट नक्षत्र होता है, क्योंकि चंद्र का प्रिय नक्षत्र है। अब क्योंकि ये चंद्र माता को भी दर्शाते हैं, तो इसलिए इनकी माता आप देख लीजिए, तेजी बच्चन कितनी फेमस पर्सनैलिटी अपने आप में रही हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड अपने आप में, और एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रही हैं। तो लगन के मालिक का फोर्थ हाउस में बैठना जो कि सुख भाव है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। वहीं शनिदेव जो है ये यहाँ पे बैठ के जनता में भी प्रिय बनाते हैं, क्योंकि ये घर होता है जनता का। तो इसलिए आप देखते होंगे कभी भी वो अपने बालकोनी में खड़े होते हैं तो वहाँ पे ढेरों लोग खड़े होते हैं उनको देखने के लिए। ऐसे उनकी पर्सनैलिटी है। वहीं क्योंकि लगन का मालिक फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस यानी उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत प्रॉपर्टीज़, बहुत पैसा, इवन जैसे होता है कि अपना प्राइवेट जेट या बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी एकत्रित की। इनके चार चार घर जिनके बारे में कहा जाता है जलसा, और दूसरे जो मुंबई में हैं और प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इनकी अपनी मेहनत से कमाई हुई हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, विरासत में मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब द सेकंड चीज़ जो देखनी होती है वो होती है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में हैं। चंद्रमा इनके 9th हाउस में बैठे हैं, और ये हैं स्वाति नक्षत्र नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र होता है राहु का नक्षत्र। राहु का नक्षत्र चंद्रमा में जब भी होता है तो अचानक से चीज़ें कराता है, यानी अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक से कुछ अच्छा कर देना। और ये घर है भाग्य का, धर्म का। तो आपने देखा होगा कई बार वो जब भी जनता में आते हैं तो उन्होंने तिलक लगाया हुआ होता है, यानी फोरहेड पे, या वो हाथ जिस तरीके से जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं कि वो धार्मिक भी हैं, और उनकी वही चीज़ उनको लोगों में बहुत वो भी करती है, यानी कहीं ना कहीं उनको पॉपुलर करती है। अब दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इनके जो राजयोग जो बनते हैं उनकी भी साथ साथ में बात करेंगे। देखिए इनके केस में गुरु जो हैं ये बैठे हुए हैं 4 नंबर, यानी उच्च राशि में। डिग्री वाइज वीक है, लेकिन फिर भी वो अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं। अब गुरु जो हैं इनके पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। दोस्तों, पुनर्वसु जो नक्षत्र होता है ये गुरु का खुद का नक्षत्र होता है। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि अगर कोई प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में बैठा होगा, वो भी एग्जॉल्टेड यानी उच्च का होके, तो वो कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। जिन लोगों का गुरु अच्छी राशियों में जैसे 9, 12 या 4 में हो, इनके लिए ये भी कहा जाता है कि ये आए ही जो पुण्य लोग, या यानी जो स्वर्ग है, ये ऐसी आत्मा है जो आई ही अच्छी जगह से है। तो यानी इनके अंदर वैसे भी जो विचार हैं वो पॉजिटिव ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी का नुकसान कर दूं, उसका फ़ायदा उठा लूं, वैसे विचार नहीं होते। वहीं आप देखें कि गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बनता है। एग्जॉल्टेड गुरु और चंद्रमा, इन दोनों का गज केसरी राजयोग बनता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। दोस्तों, छठा घर जो होता है ये रोग शत्रु दुर्घटना का भी होता है। लोन्स वगैरह भी हम यहीं से देखते हैं। तो आपने देखा होगा जब इन्होंने एबीसीएल बनाई थी, तो उनको इन्होंने लोन वगैरह लिया, लेकिन उसमें ये फंस भी गए थे। तो वो आगे समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं मरकरी यानी बुधदेव। अब बुधदेव जो हैं ये इनके बैठे हुए हैं रेट्रोग्रेड मोशन में, चित्रा नक्षत्र में, अपने ही घर में, यानी अष्टम स्थान में। दोस्तों, चित्रा नक्षत्र जो होता है ये नक्षत्र
मंगल का होता है। और मंगल के नक्षत्र में बुध का बैठे होना, मंगल का भी वहीं बैठे होना, ये कहीं न कहीं दुर्घटना, एक्सीडेंट, कुछ पीड़ा वगैरह दिलाने का योग बना देता है लाइफ में कभी ना कभी। हालाँकि बुध यहाँ पे अपने ही घर में है, लेकिन आप डिग्री वाइज़ देखिए कि ये सूर्य के बहुत पास है। इनफैक्ट सूर्य 24 डिग्री पे हैं, तो जितने भी यहाँ प्लैनेट हैं, चाहे मंगल हैं, चाहे बुध हैं, चाहे शुक्र हैं, इन सभी को वो उन पे छाया डाल देते हैं, क्योंकि सूर्य के पास कोई प्लैनेट आ जाते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, यानी वीक हो जाते हैं। तो वो प्लैनेट मूल्यतः अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन है उसका रिजल्ट देता है, लेकिन जब उसकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा आएगी, तभी वो एक्टिवेट होकर अष्टम स्थान का रिजल्ट देगा। अष्टम स्थान गूढ़ विद्या, पाठ पूजा, इन सब का भी होता है, ओकल्ट साइंसेस का। और यहाँ के मालिक का यहीं बैठे होना, आप खुद ही लगा लीजिए कि ये पाठ पूजा करना या मंदिर जाना या रेगुलरली ये बहुत करते हैं और करनी भी चाहिए। तो इसलिए इनको वो चीज़ का अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, यानी किसी इंसान के अष्टम स्थान में ऐसे प्लैनेट हो और वो बिल्कुल पाठ पूजा ना करे तो वो उसके लिए नेगेटिव हो जाता है। वहीं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके सूर्यदेव की। सूर्यदेव भी इनके चित्र नक्षत्र में हैं, यानी मंगल के नक्षत्र में, अपने मित्र नक्षत्र में हैं। और ये सप्तम स्थान के मालिकों के अष्टम स्थान में बैठे हैं। मंगल देव जो हैं ये हस्त नक्षत्र में हैं, और हस्त नक्षत्र होता है चंद्रमा का, और मंगल देव इनके अष्टम स्थान में हैं। वहीं शुक्र की बात करें, ये भी हस्त नक्षत्र में है, ये भी अष्टम स्थान में है। अब दोस्तों ये सारे ग्रह, इनकी एक दृष्टि डायरेक्ट सेकंड हाउस में पड़ रही है, यानी धन तो ये किसी न किसी तरीके से दिला ही देंगे। जैसे सूर्य हैं तो सरकार के साथ मिलके कुछ धन का फ़ायदा हो गया, पॉलिटिक्स में आए तो उसमें कुछ फ़ायदा हो गया। मंगल हैं तो जब भी मंगल जैसे इस कुंडली में कारक नहीं होते, लेकिन वो फिर भी नौकरी भाव के मालिक हैं, तो नौकरी भाव के मालिक का अष्टम स्थान में आके बैठना, कहीं ना कहीं नौकरी में चोट लग जाना, जैसे कूली मूवी की तरह हुआ। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अब देखा जाए इनका नेक्स्ट जो है राहु और केतु। दोस्तों राहु है मगा नक्षत्र में, जो कि है केतु का नक्षत्र, और केतु है शतभिषा नक्षत्र में, जो है राहु का नक्षत्र। ये दोनों जो पहले और सप्तम स्थान में बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट बन जाती है। अब क्योंकि अकेले बैठे हैं तो इतना शुक्र है, अगर ये अकेले नहीं बैठे होते तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। केतु पहले घर में होते हैं तो इंसान को अपने आप से बहुत इनसेटिस्फेक्शन होती है। बहुत बार इनके लिए कहा गया है कि जब इनकी मूवी रिलीज़ होने वाली होती है तो इनको बहुत स्ट्रेस होती है कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। तो केतु पहले घर में होते हैं ना, तो इंसान को अपने आप से इनसेटिस्फेक्शन दिलाते हैं। इंसान अपनी वैलिडिटी या अपनी स्वीकृता, यानी मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, लोगों से पूछने की कोशिश करता है। तो पहले घर का जो केतु होता है ये नेगेटिव रिजल्ट इस तरीके से देता है। पॉजिटिव रिजल्ट क्या देता है, जैसे इनको रोल रोल मिला एंग्री यंग मैन। अब ये खुद तो एंग्री यंग मैन नहीं है एग्जाम्पल, तो इन्होंने उस रोल में जाके उस रोल को बड़ा अच्छा किया, क्योंकि केतु अपने आप से डिटैचमेंट अगर इंसान कर लेता है तो वो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अपने आप से डिटैचमेंट, जैसे कोई इंसान धार्मिक हो जाए कि मुझे अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, मैं भगवान के उस पर चलता हूँ, या मुझे एक्टिंग में रोल मिल गया और मैं वो रोल कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से डिटैच होकर वो चीज़ें कर रहा हूँ, उसमें इंसान एक्सेल कर जाता है। और राहु जो है ये सप्तम स्थान में है, तो सप्तम स्थान का राहु मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कराता है। या तो ऐसे इंसान की मैरिज हो जो एज में बहुत बड़ा पार्टनर हो, या कुंडली मिलान करा के ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सप्तम स्थान का जो राहु होता है ये कोशिश करता है कि आपका ध्यान भटकाए या आपको प्रॉब्लम्स वगैरह दे, और है भी ये सूर्य के घर में, तो जिसको ये परम शत्रु मानता है। यानी राहु जो केतु हैं ये सबसे ज़्यादा शत्रुता सूर्य और चंद्रमा से ही निभाते हैं, तभी उनके पास चले जाएं तो उनको भी ढक देते हैं, उन पर भी छाया डाल देते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्लेसमेंट है राहु की। लेकिन केतु की हम फिर भी कह सकते हैं कि ठीक है प्लेसमेंट। अब जैसे दोस्तों मोटा मोटा देखें, इनका जो गुरु यहाँ पे उच्च का था, वो यहाँ आके फिर उच्च का हो गया है। यानी जैसे वर्गोत्तमी लगन होता है कि लगन का मालिक और नवांश का मालिक सेम हो तो उसे वर्गोत्तम लगन कहते हैं, उसी तरीके से गुरु भी इनका वर्गोत्तमी हो गया, क्योंकि वो यहाँ भी अपनी राशि में है और यहाँ भी अपनी राशि में है। मंगल यहाँ पे नीच का है, 4 नंबर राशि में नीच का है, लेकिन क्योंकि उच्च का गुरु बैठा है तो मंगल का नीचभंग राजयोग बन जाता है। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बन गया नवांश में, ये भी बहुत अच्छा है।
शनि और राहु का श्रापित दोष बनता है थर्ड हाउस में। इंडिविजुअली ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये श्रापित यानी कुछ आपके पिछले जन्मों का या पास्ट कर्मा या ऐसा कोई डेप्ट है जो आपको कहीं ना कहीं जब आपको कुछ अच्छी सक्सेस मिलनी होगी वहाँ पे रोड़ा अटकाने का काम करेगा। शुक्र अपनी राशि में है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 10वें घर में है जहाँ के ये कारक होते हैं, और केतु 9th हाउस में है। तो ये इनका नवांश चार्ट भी बहुत पावरफुल है। अभी अगले साल मार्च से मई में यही जो कॉम्बिनेशन है ये इनके बनेगा, और ये जो बनेगा ये इनके लगन के सेकंड हाउस में बनेगा, नवांश चार्ट के 12वें घर में बनेगा, और मून चार्ट के छठे घर में बनेगा। तो मार्च अप्रैल मई इनके लिए अच्छा पीरियड नहीं है, क्योंकि नवांश चार्ट में जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कहीं ना कहीं वही सेम चीज़ स्काई यानी गोचर में भी होगी। दोस्तों अगर हम मून चार्ट की बात करें, देखिए शनि का जो 11 नंबर लगन है ये उच्च के शनि होते हैं 7 नंबर में। तो इनको नवांश 7 का मिल गया तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि जो शनि जो लगन के मालिक हैं नवांश उनको अपने उच्च राशि का मिला हुआ है। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो 12वें घर में बैठे हैं। शुक्र इकलौते प्लेनेट हैं जो 12वें घर में डायरेक्ट राजयोग कारक होते हैं, और इनका नीचभंग राजयोग भी बन गया क्योंकि इस घर का मालिक बुध यहाँ खुद बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी स्थिति हो गई। फिर इनके जो शनिदेव हैं जो लगन के मालिक वो मून चार्ट में अष्टम स्थान में चले गए। अष्टम स्थान में अगर चले जाते हैं शनिदेव तो ये इंसान की लाइफ में लाइफ लंबी कर देते हैं लेकिन स्ट्रगल्स बढ़ा देते हैं, तो ऐसी चीज़ कराते हैं। दोस्तों अब हमने मोटा मोटा समझ लिया कि ये इनके उच्च के गुरु हैं, गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा है, शनि इनके अच्छे हैं जो 4th हाउस में अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, और ऊपर से वो जनता का घर है। तो अब देखते हैं कि इनकी लाइफ में चीज़ें कैसे कैसे शेप अप हुई। देखिए इनकी ये है महादशाएं, पहले राहु की थी, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध की, फिर केतु की, अभी ये शुक्र की महादशा इनकी चल रही है। सिनेमा जगत में ये आए हैं 1969 में, और आप देख सकते हैं कि ये जो पीरियड था गुरु का, ये गुरु जाते जाते जब इनका पीरियड ख़त्म हो रहा था तो वो जाते जाते इनको सिनेमा जगत में इंट्रोड्यूस करा गए, और ये इंट्रोडक्शन इनका हुआ 69 में। तो आप देखिए गुरु के साथ राहु का योग बना, और राहु जो है ये ऐसी चीज़ों का कारक है। सिनेमा क्या है कि हमने एक्टिंग की, रिकॉर्ड हो गया और वो बाद में प्ले हो रहा है। जो लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, ये सारी चीज़ें राहु से जुड़ी हुई हैं। तो राहु इनको जब अंतर्दशा गुरु की थी तो जाते जाते राहु इनको सिनेमा जगत में ले आया। वहीं आपको अगर इनके बारे में जानकारी होगी, आप जानते हैं ऑलरेडी कि इनकी मैरिज हुई थी 1973 में। तो ये ऐसा पीरियड था जब इनकी मैरिज हुई थी। वो आप इनके अगर आप एस्ट्रो सेज या कोई दूसरी ऐप यूज़ करते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं कि शनि में शनि और उसमें राहु आ गए थे जो सप्तम स्थान के मालिक हैं, और स्काई में ऐसी कंडीशन बनी थी कि इनका मैरिज का योग बन गया था। तो यानी सप्तम स्थान के मालिक की अंतर्दशा आई हुई थी। वहीं आप देखिए दोस्तों कि ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इनका जो गांधी परिवार है इनका बहुत पुराना रिलेशनशिप है उनके साथ। तेजी बच्चन का इंदिरा गांधी से या इनके फैमिली लेवल पे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जब सोनिया गांधी जी पहली बार इंडिया आई तो ये अमिताभ बच्चन जी को भेजा गया था कि आप उनको रिसीव करो एज अ ब्रदर, और उसके बाद उनको संस्कार सिखाने के लिए तेजी बच्चन जो इनका इनका घर है वहीं पे उनको रखा गया था कि इनको इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, और आप जान सकते हैं कि इनकी कितनी क्लोजनेस थी। वही कारण है कि जब इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई या उनकी डेथ हुई तो उसके बाद इनका काफ़ी इंटरेस्ट इस तरीके से हो गया था कि मैं भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, डिस्पाइट कि इनको इतनी सक्सेस मिल गई थी, इतनी इन्होंने वो की थी, इलेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें की थी। तो वो करते 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 इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा, और ये जो पॉलिटिक्स में गए हैं तो ये 1984 में पॉलिटिक्स में गए हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 84 में क्योंकि शनि का ही महादशा चल रही थी, और इसमें राहु का फिर से अंतर आया था क्योंकि 8th लोकसभा थी जिसकी इलेक्शन थी। तो कहीं ना कहीं राहु क्योंकि पॉलिटिक्स का कारक है, जो भी इंसान को अगर पॉलिटिक्स में जाना हो तो उसको राहु को ज़रूर देखना पड़ता है कि वो अच्छी स्थिति में है या नहीं है। अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, सिर्फ शनि अच्छे हैं, तो इंसान जा तो सकता है लेकिन कितनी तरक्की करनी है वो अलग बात है। और ये पॉलिटिक्स में 84 से 87 तक ही रहे हैं, यानी इस पीरियड में ही रहे हैं। उसके बाद से इन्होंने पॉलिटिक्स का जो करियर था उसको छोड़ दिया था, और फिर दोबारा से ये आ गए थे मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा में या उस चीज़ को करके।
और दोस्तों इन्होंने इलेक्शन जो लड़ी थी वो अपनी होम टाउन यानी इलाहाबाद से ही लड़ी थी, और वहाँ पे ये रिकॉर्ड तोड़ वोट यानी 68% वोट इनको मिले थे, जो आज तक की इलेक्शंस में बहुत हाईएस्ट मार्जिन में माना जाता है। और जुलाई 1987 में इन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया था, और जुलाई में ही राहु की अंतर्दशा ख़त्म हुई थी। शनि यानी जनता, राहु यानी मैजिक या पॉलिटिक्स, वो सारी चीज़ें इस तरीके से जोड़ी जाती हैं। अब दोस्तों आपको इंटरेस्ट होगा इनके लॉस के बारे में जानने का। ये लॉस के बारे में जानने से पहले आप ज़रा ये समझिए कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में ऐश्वर्या राय जो थी उन्होंने विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट जीता था 1994 में। तो एक नेचुरल सी बात हो जाती है कि उस वजह से इंटरेस्ट होता है कि पॉलिटिक्स में इंडिया की किसी बेटी का वो हुआ। तो इनका भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं अपनी कंपनी फॉर्म करता हूँ, और उसमें मैं जो स्पॉन्सरशिप्स होती है वो मैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इन सब में भी लगाने की कोशिश करूँगा। तो इन्होंने जब ऐसा प्लान आउट किया, तो उस पीरियड में इनकी सूर्य की आ गई थी, कह सकते हैं कि अंतर्दशा बुध यानी अष्टम स्थान, सूर्य जो यहाँ खुद बैठा हुआ है। तो ये पीरियड इनका इतना अनफेवरेबल था, क्योंकि ये पीरियड ही ठीक नहीं था। जब भी आपके सप्तम स्थान की, छठे घर की, अष्टम या 12वें की महादशा अंतर्दशा आती है तो कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है। तो इनको ह्यूज लॉस उस पीरियड में हुआ था। तो इसलिए इनकी वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में आप देखिए कि इंसान फिर से कैसे राइज करता है। अष्टम स्थान का मालिक अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान फिर से राइज करता है। कूली फिल्म में एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, वो भी जो पीरियड था वो भी ऐसा था कि जो जिसमें इनके जैसे चोट लगना या वो सारी सिचुएशन हुई थी। तो लेकिन फिर भी उसके बाद कम बैक किया, कम बैक करने के बाद इनको दोबारा से ये उस चीज़ में आई। और कुली फिल्म की जो एक्सीडेंट हुआ था वो इनका जुलाई 1982 में हुआ था। यानी शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा थी, और प्रत्यांतर इनका ऐसा था कि कॉम्बिनेशन इस तरीके का था कि वो पीरियड अच्छा नहीं था। और ये एकदम से होने वाली चीज़ जो होती है, और वो अष्टम स्थान में मंगल बैठे होते हैं, कभी ना कभी लाइफ में ऐसा कराते हैं। यानी किसी कुंडली में मंगल अष्टम स्थान में हो, अकेले हों या किसी दूसरे प्लेनेट के साथ हों, तो वो कुछ ना कुछ इंसान को प्रॉब्लम करा ही देता है। यानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ब्लड लॉस हो, एक्सीडेंट हो, ऐसी चीज़ करा सकता है। तो वैसी इनकी सिचुएशन बनी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो जो इन्होंने दोबारा से राइज़ किया, या इन्होंने जो सिनेमा जगत के लिए जो कारक ग्रह होते हैं, तो दोस्तों शुक्र जो हैं वो सिनेमा जगत के कारक ग्रह हैं। अब शुक्र अष्टम स्थान में बैठे हैं और सूर्य से अस्त भी हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल और शुक्र का साथ में बैठे होना, ये कॉम्बिनेशन भी सिनेमा जगत में ले जाना, या फिर जैसे मैरिज से पहले कहीं से अफेयर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो ये मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आप सलमान खान की भी कुंडली में देखेंगे 10th हाउस में, तो वो चीज़ें होती हैं कि सिनेमा जगत से जुड़ा, फिर किसी से दोस्ती हो गई, फिर ऐसी चीज़ें हो गई। तो वो सिचुएशन इस तरीके की बनती है। अब आप एक चीज़ और देखिए, क्योंकि हम इससे ये समझते हैं, अगर आपने उनको कोई फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा, तो वो नीलम पहनते हैं। नीलम जो है ये शनि का स्टोन है, और शनि का जो स्टोन है ये इनके लिए इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि वो लगन के मालिक हैं, और मून चार्ट में उनकी उच्च राशि आ जाती है, और नवांश चार्ट में वो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो उनकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनती है नीलम पहनने की। ऊपर से ये भी है क्योंकि ये शुभ हैं, जो जो लगन का मालिक होता है वो नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह होता है, और इनकी सप्तम दृष्टि तो है ही है नौकरी भाव पे, उसके बाद 10वीं दृष्टि अपने ही घर पे है, तो इसलिए इनके लगन को स्ट्रॉन्ग कराता है। जैसे आज की डेट में इनकी जो एज है वो 80 अबव है। यानी अगर आप मतलब चेक कर सकते हैं कि इनकी जो, क्योंकि 42 का बर्थ है, तो 82 इनकी एज है अभी। तो वो एज भी इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि शनि जो है वो लगन के मालिक होकर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठ के अपने घर को ही देख रहे हैं। अष्टम स्थान का मालिक जो है वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो इसीलिए इनकी ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। दोस्तों अब आप ये जानना चाहते होंगे कि इनका आने वाला पीरियड कैसा है, क्योंकि अभी 82 के हो गए, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम यश कमाया, तो अब इनका आने वाला पीरियड कैसा है। तो इनकी जो महादशा है वो इनके शुक्र की चल रही है। शुक्र नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह होते हैं, और इनके भाग्य भाव के भी मालिक हैं, और साथ ही साथ इनके 4th हाउस यानी जहाँ शनि बैठे हैं उसके भी मालिक हैं। तो इनको इस पीरियड में नाम यश कीर्ति तो मिलेगी ही, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि अष्टम स्थान में बैठे हैं,
कोई भी ग्रह अष्टम स्थान में बैठेगा तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट तो देगा ही। ऊपर से क्या है, भाग्य के घर का मालिक अपने से 12वें जाके बैठा हुआ है। यानी कोई ऐसी सिचुएशन, हेल्थ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि अब भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, तो वैसी भी स्थिति बनेगी। ऊपर से आप देखिए कि शनि की जो स्थिति है, जो अभी आज की डेट में, शनि आज की डेट में इसी घर से घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ से घूम रहे हैं। अब इसके बाद अगले साल मार्च में चले जाएंगे यहाँ पे और 2 महीने रहेंगे राहु के साथ इस घर में। और इस घर में ही आप देखिए कि शनि राहु की जो नवांश में जुति है वो इनके यहाँ पे बनेगी। यानी मार्च से लेके मई तक कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें नवांश में भी ये दोनों साथ में होंगे, तो वो पीरियड अच्छा नहीं होगा। ऊपर से जो हम अभी आने वाले पीरियड में देखने वाले हैं वो ये है कि जो जो केतु है और राहु, ये भी ट्रांजिट कर जाएंगे। और केतु जो हैं ये आके बैठ जाएंगे इनके, जो केतु हैं ये इनके आके बैठ जाएंगे इसी घर में और राहु इसी घर में। तो अगर हम देखें कि इनकी जो स्थिति बन रही है ट्रांजिट की, तो राहु क्योंकि यहाँ पे घूम रहे हैं तो वो घूम के अपने एक घर पीछे आ जाएंगे, और केतु जो हैं वो यहाँ घूम रहे हैं, वो अपने एक घर पीछे यहाँ पे आ जाएंगे। तो राहु केतु का जो फर्स्ट 7 का एक्सिस है वो इनका 7-1 का फिर से भी बनेगा। तो ये एक साल अगला जो जा रहा है मई मार्च ऑनवर्ड्स, वो इतना अच्छा पीरियड नहीं है, मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं। अगर हम बोलें कि इनको उपाय क्या करने चाहिए, दोस्तों जितना ये विष्णु भगवान की पूजा करें, जितना ये बुद्ध देव की पूजा करें, तो इनका अष्टम स्थान पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में रहेगा। जैसे गणेश जी की बहुत बड़ी पूजा होती है, जो होती है मुंबई में तो लोग करते ही करते हैं, बाकी जगह पे भी करते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं क्योंकि इनकी जो लगन के मालिक हैं शनि, वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं कुंडली में, तो उनकी तो नियमित तौर पे शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र ओम नमः शिवाय ये करना अच्छा ही रहता है। लेकिन यहाँ हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि इनकी उपाय क्या करें, मोटा मोटा हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कुंडली में इनको खास कैसे बनाया। अगर यही इंसान कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की होती, जो फैमिली का मिल गया बस ठीक है, या कुछ इस तरीके से, तो वो इतना राइज़ नहीं कर सकता था। लेकिन इनकी अपनी मेहनत है जो इनको बहुत आगे लेके गई है। वहीं आप देखिए कि ये 11th हाउस हम देखते हैं मित्रों के लिए, और इस घर का मालिक उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो इनके मित्रों ने इनको भी बहुत सहायता की। चाहे वो अलग अलग एक्टर्स या डायरेक्टर्स थे कि इनको फिल्म में लाइन में इंट्रोड्यूस करना, या ऐसे लोग जैसे पॉलिटिक्स में राजीव गांधी, मित्र भी इनको उच्च क्वालिटी के मिले हैं। या जैसे इनके लॉसेस हो गए थे, तो उस लॉसेस में से इनको बाहर निकालने के लिए केबीसी या जो भी दूसरी चीज़ें हुई जिससे इनकी मित्रों ने इनकी सहायता की, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इस चार्ट से दोस्तों सीखने वाली बात यह है कि मेहनत यानी कर्म के आगे इंसान कितनी तरक्की कर जाता है और कितना धार्मिक रहने का उसको फ़ायदा मिलता है। ये दो बातें आप एज अ टेक होम पॉइंट ज़रूर लेके जाइएगा। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम किसी और पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपके लिए आपने मुझे टाइम दिया, मेरा पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब